हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स लूप। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं समय समय पर नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूँगा। तो आज हमारा टॉपिक्स है टेंथ क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। और देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि टेंथ क्लास के सोशल साइंस में, एनसीईआरटी सोशल साइंस में या किसी भी में भी 4 पेपर हैं। जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। और मेनली आपका सिलेबस क्या है और हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका, सॉरी सॉरी, ये हो गया आपको इकोनॉमिक्स। और जैसा कि 4 पेपर है तो इसमें तो बराबर वेटेज होता होगा, सबका बराबर ही वेटेज होता है जनरली। और कभी कभार होता है कि इससे कम इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो सोशल साइंस के चारों पेपर में सबसे हल्का हमको इकोनॉमिक्स ही पड़ता है हमें। ठीक है, क्योंकि इस काफ़ी छोटा सिलेबस है और इसको आगे बढ़ाना काफ़ी इजी हो जाता है। इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मेनली आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। वेट, पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जनरली हमको ये पढ़ना है, देखिए कि हम जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे का सिनोनिम्स समझते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में इनका बात करेंगे तो ये अलग हो जाता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। और एक प्रसिद्ध फिलोसोफर जिसका नाम क्वाइन, उन्होंने कहा था कि कोई भी 2 वर्ड कभी सिनोनिम्स नहीं हो सकते। अगर वो सिनोनिम्स होते तो दूसरा वर्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, वो तो पहले वर्ड से हम काम चला सकते थे। इसीलिए ग्रोथ डेवलपमेंट कुछ मामलों में सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इस मामलों में ये सिनोनिम्स नहीं है इस मामले में। तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जो हो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये सिर्फ पैसे पे डिपेंड नहीं करता। एक फैक्टर पैसा हो सकता है, मनी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली ये पूरा का पूरा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो इसमें हम मनी के अलावे अदर चीज़ पे भी देखेंगे। जैसे एक टर्म होगा पर कैपिटा इनकम। उनके बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, इंटरजेनरेशनल इक्विटी क्या होता है, ब्रंटलैंड कमीशन क्या था। तो इन पे हम बात करेंगे। आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमको जनरली किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे उनके 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में तो हम जैसे जानते हैं, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड फेनोमेना आते हैं, एक्टिविटीज़ आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और किसी भी इकोनॉमी का ये रूल होता है कि सबसे पहले उस इकोनॉमी के जीडीपी में, उस कंट्री के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। लेकिन समय के साथ साथ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जब वो इकोनॉमी अपने पीक पे होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का होता है। किसी भी एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। लेकिन जब अपने इंडिया की हम बात करें तो यह हमारा इंडिया का इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से सीधा टर्सरी सेक्टर में गया है, सेकेंडरी सेक्टर कभी आया ही नहीं। इसके पीछे अलग अलग रीजन है, उस रीजन पे हम कभी होगा तो बात करेंगे, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम आपको बस सिलेबस बताने बैठे हैं। और आपका तीसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, जिसमें आप लोग नॉर्मली मनी के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में। इस चैप्टर को हम मनी एंड बैंकिंग भी कह सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग। इस चैप्टर को नॉर्मली हम मनी एंड बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको पढ़ना होगा कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या था, आखिर मनी को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ऐसा क्या था कि हम मनी को इंट्रोड्यूस किए, और मनी को इंट्रोड्यूस करने के बाद बैंकिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है।
क्रेडिट सिस्टम क्यों ज़रूरी है, बैंक में प्रॉब्लम क्या होता है लोन लेने में, क्यों इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा अच्छा है लोन देने में फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में, क्यों साहूकार के पास लोग ज़्यादा जाते हैं बैंक के पास लोग कम आते हैं, जबकि बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम लेते हैं साहूकार के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी लोग साहूकार के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और आपका चौथा चैप्टर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको कुछ पार्ट्स ही पढ़ने हैं, पूरा का पूरा तो पढ़ना सिलेबस में है ही नहीं, कुछ पार्ट्स ही पढ़ने हैं, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे इसमें। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा दुनिया को इकोनॉमिकली अगर हम पूरा दुनिया को कनेक्ट करें, तो अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो हिस्ट्री की भाषा में फिर ग्लोबलाइजेशन कुछ और हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिकली अगर पूरे दुनिया को हम कनेक्ट करें, एक सिंगल मार्केट में पूरे दुनिया को कनेक्ट करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और बाकी और कुछ भी है जो कि हम चैप्टर में जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है। और आपका लास्ट चैप्टर होगा कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स में मतलब एक कंज्यूमर का क्या राइट्स होना चाहिए, एक कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है दुकानदार के द्वारा, या कोई भी जो सेलर होता है वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है कंज्यूमर को, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जैसे बचपन में एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करो, तो ये सब चीज़ हम यहाँ जानेंगे। तो ये मिला जुला के आपका इकोनॉमी का पूरा सिलेबस हो गया। और हम जब अगले क्लास में आएंगे तो हम डेवलपमेंट से शुरू करेंगे, और साथ ही साथ हम इनका नोट्स बनवाते चले जाएंगे, नहीं तो हो पाया तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इस हिसाब से जब इतना कर लेंगे तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, वहाँ लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम आपको एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए कि 97% के आसपास क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, 3% में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कहीं कहीं से आ जाता है, तो उस पर तो आप उसी भी उसको आप नेगेटिव ही मान के चलें। अगर बुक से आ गया तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो इधर उधर से आ गया तो खैर बनने वाला होगा तो बनेगा, अदरवाइज छूटेगा वो। तो 97% क्वेश्चन आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आगे चल के हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आगे चल के सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब। और चूँकि 10th का सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, 10th का सिलेबस एज इट इज़ है। हालांकि 9th तक सिलेबस चेंज हो गया है, तो हम जब 9th के सोशल पढ़ाने आएंगे 9th का, तो हम न्यू सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। आप जो भी क्लास का सोशल पढ़ाएंगे, चाहे 8 हो चाहे 7 हो, तो हम पूरा का पूरा न्यू सिलेबस पे चलेंगे हम। और आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम पहला चैप्टर को लेके आएंगे, और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।